हम अपने ही देश के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्योंझर में एक परिवार से मैं मिला जहां किसी की मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया। कहा गया कि आप पहले हिंदू बनिए। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उड़ीसा के हालात बिल्कुल मणिपुर की लाइन पर है। क्या सर जो सत्ता बदली है उड़ीसा की, उसने भी कुछ बूस्टअप किया है? मोहन भागवत का ये उनके शब्द हैं कि क्या हम हर मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर खोजेंगे? पूरे महाराष्ट्र में जैसे तूफान आ गया, हर दरगाह पर हमले होने लगे, हर मस्जिद पर हमले होने लगे। अजमेर तक को हमने नहीं छोड़ा उनके बयान के बाद। तो दरअसल सवाल दिख रहा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन दिख रहा है, लेकिन है वहां पे पूर्ण विराम। नेहरू जी ने आरएसएस के बारे में कहा कि आरएसएस अगर कहे कि इस दिशा में जा रहा हूं तो उसको उस दिशा को छोड़ के बाकी 3 दिशाओं में खोजना। महाराष्ट्र के जो बीजेपी नेता हैं उनका एग्रेशन, मतलब वो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा और एग्रेशन क्या ही होगा, लेकिन अगली घटना में उससे भी ज्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है। तो क्यों महाराष्ट्र? मैं ऐसे बच्चों से मिला हूं जो 16, 17 के हैं और वो स्टेटस लगा लेते हैं। मान लीजिए किसी ने औरंगजेब का स्टेटस लगाया और उसके बगल में एक बच्चा शिकायत करता है और लोग आ जाते हैं और उसको पीटते हुए ले जाते हैं। आप ये भी तो कह सकते हैं सर कि जो पेनिट्रेशन है आरएसएस का, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिशें जो हैं वो पेनिट्रेट कर गई हैं हमारे घर परिवारों के अंदर। एकदम से बाढ़ क्यों आई है इस तरह की घटनाओं में? कि जो ये मनुस्मृति है, ये ड्राइविंग फोर्स बन रहा है। एक विभाजन हो रहा है, ये हिंदुओं की बस्ती, ये मुसलमानों की बस्ती। कहां लेके जाएगा सर ये विभाजन? पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, नागरिकता एक अधिकार भी है और नागरिकता बहुत बड़ा कर्तव्य भी है। नागरिकों से बनता है लोकतंत्र और लोकतंत्र चलता है संविधान के रास्ते पर। लेकिन जब इन तीनों में से कोई भी एक अंग डगमगाता है तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाती है। नागरिकता कितने सवालों के घेरे में है और हमारी नागरिकता छीनने का कितना प्रयास हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। लोकतंत्र पर जो खतरे हैं वो विपक्ष की पार्टियां तो कहती ही कहती हैं। बोलने और समझने वाले जो लोग हैं, बोलने और लिखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इसको झेला भी है कि लोकतंत्र पर किस तरीके का हमला हो रहा है। और ये सब हो क्यों पा रहा है? क्योंकि संविधान खतरे में है, क्योंकि संवैधानिक मान्यताएं जो हैं, चाहे वो साइंटिफिक टेम्पर की बात हो, चाहे वो इक्वालिटी की बात हो, उसको लगातार क्रश किया जा रहा है। तो नागरिक, लोकतंत्र और संविधान, इस मूल भाव से एक रिलेटेड चैनल दयाशंकर मिश्रा ऑफिशियल पर दयाशंकर मिश्र इस बारे में बातचीत करते हैं और आज हम बातचीत करेंगे दयाशंकर मिश्र जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी नमस्कार। तो दयाशंकर सर ने एक किताब लिखी दोस्तों, राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष। इस किताब को लिखने से पहले न्यूज 18 इंडिया के डिजिटल वर्टिकल के हेड थे, लेकिन किताब आती है और जिस बात पर संस्थान को गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रमुख पद पर बैठे एक व्यक्ति ने एक शानदार दस्तावेजीकरण किया है अपने समय का, वो संस्थान उनको नौकरी से निकाल देता है। शायद ये कहना ठीक होगा सर? मैं चाहूंगा कि इसको ये कहें कि मुझे ये सीधे सीधे ऑफर दिया गया कि आप या तो इस्तीफा दे दें या आप किताब लिखें, तो मैंने इस्तीफा देकर किताब लिखी है। इस्तीफा देकर किताब लिखी है। तो लोकतंत्र पर हमले की जो हम बात कर रहे थे, या फिर नागरिकता पर असल में चोट, क्योंकि नागरिकता सवालों से पैदा होती है और सवालों के बिना नागरिकता एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस्तीफा देने का रास्ता चुना दयाशंकर सर ने और उसके बाद एक अनवरत सफर पर हैं जिसके बारे में कई बार सर से बात हुई। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, में सर ने लंबी यात्राएं की हैं। कौन से प्रोजेक्ट के तहत कर रहे हैं ये जानेंगे सर से, और इन यात्राओं ने सर के अंदर क्या बदलाव लाया है, सर ने क्या क्या देखा गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में जो दिल्ली से नहीं दिख रहा था। इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे दयाशंकर मिश्रा जी के साथ। तो इन यात्राओं ने क्या कुछ बदला है, जाविये में कोई अंतर आया है? जो समझ हम दिल्ली में बैठकर महाराष्ट्र या गुजरात की रखते हैं उस समझ में कुछ अंतर आया है? क्या कुछ देखा आपने सर? सबसे पहले नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बातचीत के लिए बुलाया और एक ऐसे विषय पर हम बात कर रहे हैं जो असल में सुर्खियों से परे है जी। इस वक्त एक ऐसा दौर है जिसको मैं कहता हूँ कि लोगों की एक तरह से, जैसे एक फिल्म आई थी बहुत पहले, आमिर खान की एक फिल्म आई थी
जिसमें नायक को एक बीमारी होती है। जी। फिल्म का नाम गजनी था और गजनी। उसमें था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जी। मुझे लगता है कि फिल्म को काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन इस वक्त वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है वो लोगों की चेतना में काफ़ी समा गया है। जी। तो ऐसे वक्त में एक लेखक को बुलाना और जो कहीं सुर्खियों में नहीं है उससे बात करना, निश्चित रूप से इसलिए मैं आपका धन्यवाद देकर ही इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो मेरी यात्रा है वो इसके केंद्र में क्या है। इसके केंद्र में है कि हम अपने ही देश के बारे में बहुत कम जानते हैं। जी। तो ये बात तो हम जानते ही थे कि हम कम जानते हैं, और दूसरा, जब तक आप मीडिया में थे और मीडिया आपको काफ़ी हद तक सब जगह की बातें बताता था जी। तो आपको लगता था कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 2014 के बाद से जैसे मीडिया ने धीरे धीरे करके अपना स्पेस ख़त्म कर दिया, एक तरीके से मैं कहूँगा कि वो स्पेस विलुप्त होने लगा। मीडिया का मतलब हो गया रैली, जी। मीडिया का मतलब हो गया बहस, मीडिया का मतलब है 24 घंटे एक डिबेट चल रही है। इवेंट्स। आज प्राइम मिनिस्टर का इवेंट है, आज होम मिनिस्टर का है, आज डिफेंस मिनिस्टर का है, आज सीएम का है, डिप्टी सीएम का है, और अब तो यहाँ तक स्थिति आ गई है कि नगर पंचायतों के भी जो इवेंट हो रहे हैं उसको भी टेलीविजन चैनल वहां भी कोशिश करते हैं कि पहुंच जाए। लेकिन इस स्पेस में जनता छूट गई, समाज छूट गया। तो हमें लगा कि शायद ये सही वक्त है कि हम अपने घर से निकलें और देखें कि बाहर क्या हो रहा है। राहुल गांधी पर केंद्रित इस किताब का आपने भी जिक्र किया। इस किताब में भी देश भर की कहानी थी, देश भर में अलग अलग क्या घटनाएं घट रही हैं वो सब कुछ है। तो मेरी जिन लोगों से अलग अलग जगहों पर बात हो रही थी तो एक बड़ी अलग तस्वीर मुझे कुछ साथी लंबे समय से कह रहे थे कि उड़ीसा में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो असल में कहीं दर्ज नहीं होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि उड़ीसा में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत घट रही हैं। अच्छा। उड़ीसा में ईसाइयों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे अखबारों में भी तो कुछ आना चाहिए। तो हम दिल्ली में आप और हम रहते हैं, यहाँ से कथित तौर पर बड़े राष्ट्रीय अखबार यहाँ पर हैं, हिंदी के, अंग्रेजी के, सबके। तो उन अखबारों को फिर से मैंने पलटा कि यहाँ कुछ तो मिले, और उन लोगों का, मित्रों का, साथियों का अनुरोध था कि नहीं यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, उन्हीं विषयों पर हो रहा है जिन विषयों पर आप बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, और मेरी किताब पर भी मैं काम कर रहा हूँ, उस पर फिर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन उस किताब का विषय और काफ़ी हद तक जो सब लोग वहाँ के साथी कह रहे थे उड़ीसा के, वो दोनों चीज़ें मिल रही थी। तो मैं उड़ीसा मैंने तय किया। मैं पहले महाराष्ट्र जाने वाला था, लेकिन फिर मैंने पहले उड़ीसा का चयन किया। और उड़ीसा में मैं वहाँ बालासोर एक जिला है, केओंझर जिला है, आनंदपुर है, और भी दूसरे जिले अलग अलग हैं इस वक्त जितने मुझे बातचीत के क्रम में याद आ रहे हैं। तो करीबन 7-8 दिन मैं उड़ीसा में रहता हूँ, और मैं उस जगह भी जाता हूँ जहाँ पर ग्राहम स्टेन्स को जलाया गया था। तो उस जगह की कहानी तो भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ के स्थानीय अखबार देखता हूँ तो कुछ हद तक वहाँ खबरें हैं जो स्थानीय अखबारों में कुछ हद तक, लेकिन वहाँ से जो प्रकाशित बड़े अखबार हैं उनमें नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ से टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन हो रहा होगा, इंडियन एक्सप्रेस का प्रकाशन हो रहा होगा, तो वो उस तरह से स्थानीय जो खबरें हैं वो दब गई हैं, दब गई हैं।
लेकिन जो वहाँ के स्थानीय कुछ चैनल हैं, जो स्थानीय अखबार हैं, मुझे लगता है कि असल में अभी थोड़ी बहुत अगर पत्रकारिता कहीं बची है तो उनमें बची है, रीजनल। हाँ बिल्कुल स्थानीय। जैसे एक अखबार निकलता है जो केवल भुवनेश्वर में छपता है, एक अखबार है जो केवल क्योंझर में छपता है, जिले के अखबार हैं, वो स्थानीय विषयों को शायद सामाजिक प्रबंधन से वो चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जगह उनको दे रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि उड़ीसा में आप और हम सब जानते हैं, हमारे दर्शकों के लिए, कि उड़ीसा में मुसलमानों की आबादी बहुत कम है। उड़ीसा में ईसाइयों की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिमों से ज़्यादा है। और ये सब करके भी मोटे तौर पर आप देखें कि एक हिंदू बहुल राज्य ही उड़ीसा है जी। तो कायदे से जब हिंदुओं की बहुलता है तो वहां तो सब इशू सांप्रदायिकता की बात ही नहीं आनी चाहिए जी। लेकिन वहां पर क्या एक अभियान चल रहा है, वहां पर अभियान है कि बड़ी संख्या में जो ऐसा दावा करते हैं बीजेपी और उनके हिंदुत्ववादी संगठन की बड़ी संख्या में आदिवासियों का धर्मांतरण यहाँ हुआ, कन्वर्जन हुआ और हो रहा। अब वो ये तो नहीं अब कहते कि हो रहा है, लेकिन हुआ पहले। तो उन सभी आदिवासियों का एक अभियान चला रहे हैं घर वापसी का, हिंदुत्ववादी संगठन जी। पहली बात तो ये घर वापसी ही एक असंवैधानिक टर्म है जी। क्योंकि घर वापसी इसलिए भी कहना गलत है क्योंकि घर वापसी का मतलब होना चाहिए कि अगर आप जिस धर्म में थे उस धर्म से वापस जाएं। तो अगर आदिवासी ईसाई बनाए गए थे तो अब ईसाई से उनको आदिवासी होना चाहिए जी। लेकिन अब उनको हिंदू क्यों बनाया जा रहा है? आप अंतर समझ पा रहे हैं जी? इस अंतर को मैंने कहीं एड्रेस होते हुए नहीं देखा। सारे अखबार भी यही छपते हैं कि घर वापसी कैंपेन चल रहा है, अभियान। कैसे चल सकता है? आदिवासी हैं इस देश में, न जाने कब से हैं, सदियों से हैं। तो आदिवासी को अगर किसी वजह से बना भी वो ईसाई बना, तो आप अगर अभियान चला ही रहे हैं तो उसको फिर वो आदिवासी बन जाए। लेकिन उसको अब आप कह रहे हैं कि इसकी घर वापसी होगी, ये हिंदू बनेगा। और उनको बरगलाने के लिए ये बताया जाता है कि जब तुम हिंदू बन जाओगे तो तुम अब हिंदू बन गए। तो हिंदू, उनको जनेऊ भी पहना है। कई जगह मैंने देखा कि आदिवासी जनेऊ पहने घूम रहे हैं। तो मैंने पूछा कि तुम जनेऊ पहन के क्या करोगे? बोला मैं शादी कराऊंगा, पंडित बन गया हूं। तो मैंने कहा पंडित बन गए तो कौन तुमसे शादी कराएगा? किस जगह पे तुमको बुलाया जाएगा? क्योंकि मैंने फिर उसको पूछा, बात की कि तुम्हें पता है हिंदुओं में कौन हिंदू बने हो, लेकिन हिंदू में क्या बने हो? मेरा सवाल यही था सर कि तो मैंने उससे पूछा कि आप हिंदू बने हैं तो हिंदू में क्या बने हैं? तो उसने कहा नहीं जी मैं हिंदू बन गया हूं। तो मैंने कहा जरा कल पूछ के आओ कि हिंदू में क्या बने हो? एक ऐसे 2-4 नौजवानों से लंबी बातचीत हुई कि क्या बने हो? तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो यही बताया गया कि हिंदू बन गए। हिंदू बन गए और हिंदू में भी कह दिया गया कि अगर कोई ज्यादा पूछो तो बोल दो ब्राह्मण बन गए। हमने कहा यहाँ लाखों हजारों वर्षों से जो हिंदू में वो लोग हैं जिनसे ब्राह्मण इतना जो है उनके बीच में इतनी दूरियां हैं, भेदभाव हैं, तो तुम कहां से ब्राह्मण बन गए? लेकिन बरगलाने के लिए, समझाने के लिए तमाम दुष्प्रचार प्रपंच चल रहे हैं। और ये कैसे चल रहे हैं इसको भी समझना जरूरी है और इसके लिए क्या मजबूरियां हैं वो भी समझना जरूरी है। मैं ऐसे लोगों से जाकर के मिला नीरज जी जिनके यहाँ मृत्यु हो गई है। क्योंझर में एक परिवार से मैं मिला जहाँ किसी की मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार करने नहीं दिया गया। कहा गया कि आप पहले हिंदू बनिए और यह हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करिए। तो कोई 10-15 किलोमीटर दूर कहा गया, ले जाया गया उसको कि यहां तो नहीं करने देंगे। तो इस तरह से हिंदू बनाया जा रहा है। सरकारी योजनाओं से आप नाम हटा दे रहे हैं कि जैसे इस गांव में 10-20 लोग हैं जो ईसाई हैं तो इनको आपको योजनाओं का लाभ ही नहीं देंगे। आपको कह दिया कि आपका कागज पुराना है। कागज के नाम पर इस देश में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहसें जारी हैं और सोचिए कि कैसे भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है
जो अपनी ही बातों का लगातार खंडन किया, विरोधाभासों का देश बन गया ना जी। भारत में पहले कहा जाता है आधार सबसे बड़ा है। आप और हम अगर कहीं भी जा रहे हैं, अब तो ये हो लगता है कि ठेले वाले से सब्जी से पहले भी हमको अपना आधार दिखाने की नौबत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ कहता है कि आधार सब जगह दिखाना जरूरी नहीं है। लेकिन आप भारत के छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, और मैंने अभी इतनी यात्राएं की, हर जगह छोटे से छोटे होटल वाले को, लॉज वाले को भी आधार ही चाहिए। और ये डेटा के दुरुपयोग का कितना बड़ा मामला है। ठीक बात कि जो सबसे आपका गोपनीय दस्तावेज होना चाहिए, जिसमें संवेदनशील सूचनाएं हैं, वो आपका आधार पूरी जगह घूम रहा है, जबकि उसकी जगह कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। जी। मैं तो कई जगह पर, जहां पर आप कहते हैं ऐतिहासिक महत्व की चीजें घूमने गया, वहां एक जगह पर जिद हो गई कि अपना आधार नंबर लिखवाइए तब अंदर जाने देंगे। आधार सबको चाहिए, आधार सबको चाहिए। और हमारे यहाँ सब लोगों ने उसको बढ़ावा दिया। इस सरकार के जो मुखिया हैं उन्होंने बढ़ावा दिया जी। और अब अचानक से सब कुछ बदल गया। जिस इवेंट के साथ आधार को लॉन्च किया गया था सहल, ऐसा ही कुछ लग भी रहा था कि कोई ब्रह्मास्त्र जैसी चीज है कि एक चीज होगी और आपका सारा डेटा, सारा विवरण एक जगह पे होगा। लेकिन अभी पता पड़ रहा है फिर से कि भैया आधार की कोई मान्यता भी नहीं है। अब तो जो वो नई चीज ला देंगे। इस देश में क्या है कि मुद्दों से भटकाने का एक तरीका ये होता है कि आप लोगों को लाइन में लगा दीजिए, तो लाइन में लगा आदमी बेरोजगारी के बारे में नहीं सोचेगा, वो लाइन के बारे में सोचेगा। ठीक बात है। तो कभी वो वैक्सीन के लिए लाइन में लगेगा, कभी नोट बदलने के लिए लाइन में लगेगा। और अब बिहार में जहां पर चुनाव हैं और मुद्दा ये होना चाहिए था कि नौकरी कहाँ गई, मुद्दा ये होना चाहिए था कि रोजगार कहाँ गया, सरकारी भर्तियां कहाँ गई, वहां आदमी बस जैसे निरीह हो गया है कि भाई कैसे भी हमको वोट डालने दो। हाँ। अब वो मुद्दा ही बदल गया। तो ये जो कोर है आरएसएस की पूरी राजनीति में जी, उसमें भटकाने का सबसे बड़ा उनका जो अस्त्र है, भटकाना है, और वो भटका रहे हैं। और मैं कहता हूं कि बीजेपी माफ कीजिए, मैं कहता हूं बीजेपी शरीर है, आरएसएस आत्मा है। तो मूल आरएसएस है जी। और आरएसएस जैसे 1925 से जो कहता है वो बिल्कुल उसके उलट जाता है। और मैं इसके दो उदाहरण देता हूं जी। और सबसे पहली बात, नेहरू जी आरएसएस को समझाने के सबसे बड़े लाइट हाउस हैं। नेहरू जी ने आरएसएस के बारे में कहा कि आरएसएस अगर कहे कि इस दिशा में जा रहा हूं तो उसको उस दिशा को छोड़ के बाकी 3 दिशाओं में खोजना। क्योंकि जहां कह रहे हैं वहां तो नहीं जाएंगे, जहां कह रहे हैं वो तो नहीं करेंगे। हाँ। और अब इसका प्रमाण आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले सब जगह पर एक भूचाल आ गया कि हर मस्जिद के नीचे, दरगाह के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। सब जगह से बयान आने शुरू, पहले बयान आते हैं जी। तब एक बयान मोहन भागवत का आता है। और मोहन भागवत क्या कहते हैं? मोहन भागवत कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। क्या हम, मोहन भागवत का ये उनके शब्द हैं कि क्या हम हर मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर खोजेंगे? और आप देखिए उनके बयान देते से ही मीडिया में छपता है तारीफ। रजत शर्मा ने एक उनकी तारीफ में एक पूरा आर्टिकल लिखा है, टेलीविजन पर प्रोग्राम बनाया और पूरे महाराष्ट्र में जैसे तूफान आ गया। हर दरगाह पर हमले होने लगे, हर मस्जिद पर हमले होने लगे, अजमेर तक को हमने नहीं छोड़ा उनके बयान के बाद जी। तो दरअसल वो जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। उनको पता है, लोगों को भी जो उनको जानते, जो उनको मानते हैं वो जानते हैं कि जो इन्होंने कहा है वो क्या है, उसका वो दरअसल सवाल दिख रहा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन दिख रहा है, लेकिन है वहां पे पूर्ण विराम। वो कह यही रहे हैं कि यही करो, तुम खोजो ये। वो ये नहीं कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं कि ये यही करना तुमको ये है। तो अब वापस हम उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में हर जगह से उनको बाहर किया जा रहा है, कोई ना कोई पेच फंसा देगा। कितने नागरिकों से मैं मिला, क्योंझर में, आनंदपुर में, बालासोर में, कि जिनको इसलिए वहाँ के पंचायत ने, ब्लॉक ऑफिसर ने या जो भी तहसीलदार होते हैं उन्होंने मना कर दिया कि भाई आपके कागज नहीं है, आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, आपको ये राशन नहीं मिलेगा। और फिर उसका सबका हल है कि आप हिंदू हो जाइए। और मैं यहाँ बालासोर में
कुछ महिलाओं से मिला जिनको इसी साल 2000 मतलब अभी हम 25 में हैं, जी। दिसंबर में 2024 में क्रिसमस के मौके पर उनको सार्वजनिक रूप से पीटा गया। महिलाओं को कारण ये था कि उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि जो है ये धर्मांतरण का काम कर रहे हैं और बरसों से ईसाई है। और जब उनको पीटा जाता है तो उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है, जो विक्टिम है उसके खिलाफ। अब आप सोचें कि उनके घर पर, किसी के घर पर आप जाते हैं, आप हमला कर देते हैं और सार्वजनिक, इसके मौजूद हैं इसके वीडियो, सुकांतो और सुभाषिनी नाम इन 2 महिलाओं का नाम है इनके वीडियो, और बादल पांडा उस व्यक्ति का नाम है जिसने ये हमला किया, वो भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इनका नेता है। ये इलाका है जहां पर आपको याद होगा प्रताप षडंगी नाम के एक व्यक्ति हैं, राजनेता हैं जी। ये उनके इलाके में आता है। तो कोई आरोप, अब किसी कागज की जरूरत ही नहीं है, 20-25 लोग किसी के घर में भी जाएं और उन दोनों महिलाओं को उठा के लाया जाता है, पीटा जाता है, जो जिनके घर में वो थी, जो मेजबान थे। क्रिसमस के बाद एक तरीके से एक दावत थी और केक मंगाया जाता है और उनके माथे पर केक, सभा में वहां पर पीटा जाता है, मला जाता है केक, अपमानित किया जाता है, पीटा जाता है। खबर कहीं दर्ज तो होती नहीं होगी, कहीं छोटे एक आध सिंगल कॉलम में होगी। और जब मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे लगता है कि कहां कहां जाए आदमी और कितनी यात्रा करने की हमको जरूरत है, क्योंकि हमारा मीडिया विफल हो गया है। हमारे टेलीविजन चैनलों का जो है वो मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो हैं ही नहीं, वो आभासी हैं, PR एजेंट्स हैं, PR एजेंसीज की तरह से ये बर्ताव कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुसीबत आप कवर नहीं कर सकते हैं, अगर कठिनाइयां आप कवर नहीं कर सकते हैं, आप सच्ची कहानियां कवर नहीं कर सकते हैं, तो क्या ही फायदा है आप। तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये खबरें, ये क्यों नहीं आती खबरें, क्योंकि इन सब, ये बड़े भुवनेश्वर कोई छोटा राजधानी है, उसके मुश्किल से जो है 100 किलोमीटर की परिधि में ये सब घटनाएं घट रही हैं। और आपको एक चीज मैं और बताऊं जो शायद अभी कहीं आपके सुनने में नहीं आया हो, या एक नई जानकारी दर्शकों के लिए हो सकती है। आपको याद होगा कि ग्राहम स्टेन्स की जो हत्या हुई थी, कैसे हुई थी? उनको जीप में अपने 2 बच्चों के साथ बैठे थे, तो जब जीप में वो बैठे हैं, रात का वक्त है, और जिन लोगों ने आग लगा दी और जिंदा जला दिया, उसमें एक व्यक्ति है, वो, उसकी उम्र उस समय 12 वर्ष है और दारा ने उसको भी बरगलाया, लड़का ही है। सब लोग, चूंकि सब आप एक तैयार करते रहते हैं, एक किस्म के एक तरीके की फौज बनाते रहते हैं, संगठन बनाते रहते हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स को, तो वो भी उसमें था। और अब उसने जाकर ईसाई धर्म कबूल कर लिया है, क्योंकि उसने ये सब देख लिया कि क्या है। तो हार थक के उसे सच्चाई का पता चल रहा है। और लेकिन ग्राहम स्टेन्स को आज 1999 में मेरा ख्याल है ये हुआ था, और आज हम इतने वर्ष बाद हैं, 26 साल। लेकिन उड़ीसा में कभी भी किसी को भी ग्राहम स्टेन्स बनाया जा सकता है। इस तरह का पूरा एक मिशन मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उड़ीसा के हालात बिल्कुल मणिपुर की लाइन पर है। ये बात कोई अभी आपको नहीं कहेगा। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग सिचुएशन वहां है। क्या सर, जो सत्ता बदली है उड़ीसा की, उसने भी कुछ बूस्टअप किया है? बिल्कुल किया है। और एक बात और समझनी जरूरी है, जो हम नवीन पटनायक के बारे में नहीं बात करते हैं जी। और नवीन पटनायक ने भी अपनी जो मैं कहूं कि जो PR की राजनीति थी, जो मीडिया को नियंत्रण में रखने की राजनीति थी, जो एक कथित रूप से विकास का चोला सामने था, तो उसमें कभी असली तस्वीरें आती नहीं।
नवीन पटनायक ने वहां एक रास्ता बनाया है कि जब तक मैं हूं तब तक मैं हूं, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया है कि उसके बाद सत्ता कहां जाएगी। अच्छा, तो एक तरीके का ये सोचा समझा जो इसको रास्ता इस है। पर तो एक लंबी बात मतलब अलग से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने सांप्रदायिकता को अंदर ही अंदर उसको उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा किया, चलने दिया उन्होंने। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी सांप्रदायिक घटनाएं एक साल के बाद आ रही हैं, तो उन घटनाओं पर पहले भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी और उन तमाम लोगों को फलने फूलने दिया गया जो लोग पहले से थे, उन पर उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। तो उस सांप्रदायिकता को जो वातावरण चाहिए वो वातावरण वो मिलता रहा। ये एक मतलब एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नवीन पटनायक सांप्रदायिकता की इन घटनाओं से इंडिफरेंट रहे या उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे लगता है जो उनको कड़े एक्शंस लेने कार्रवाइयां करनी चाहिए थी पहले भी, वो उस तरीके की नहीं है, जिसका फायदा अब उठाया जा रहा है, जिसका फायदा खूब उठाया जा रहा है। और दूसरा, संघ वहां बहुत ज्यादा सक्रिय है उड़ीसा में, और उसकी एक वजह खनिज संसाधन भी हैं जी। उसका एक बड़ा कारण जो आपकी जो माइनिंग्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो सब है, संपदाएं जो। हाँ। और आरएसएस को जहां जहां सत्ता मिलती है, बीजेपी को सत्ता मिल गई अगर एक बार, तो आप देखें कि वहां पर फिर वो उसी दिन से वो सक्रिय हो जाते हैं। मोहन भागवत ने पिछले 1 वर्ष में उड़ीसा की कम से कम जो है वो 10 से 12 यात्राएं की हैं। ये अपने आप में हैरत में डालने वाली बात। उड़ीसा में अचानक से इंटरेस्ट, उड़ीसा में अचानक, क्योंकि उड़ीसा में अब जैसे आप पहले बात सुनते आए हैं गुजरात मॉडल की जी, तो गुजरात मॉडल हो गया। अब चूंकि उसके अलग अलग कारण हैं कि वहां पर आपको लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है, उड़ीसा में आपके पास अभी सत्ता आई है जी, और फिर उड़ीसा से आपको दक्षिण का भी रास्ता उधर से आपको खुल सकता है दिख रहा है। तो अब आप एक तरीके का एक मैसेजिंग वहां से आप दे रहे हैं कि जैसे वहां आपने एक नंबर एक शत्रु बनाया कि भाई आपको मुसलमानों को सबक सिखाना है, अब आप ईसाइयों को सबक सिखा रहे हैं। आपने वो रिपोर्ट देखी होंगी जो वायर में भी पब्लिश हुई, बाकी जगह भी आई, कि किस तरह से पिछले 2 से 3 सालों में चर्चों पर हमले कितने बढ़े जी। तो बड़ी संख्या में मैं उड़ीसा में ईसाई समुदाय के लोगों के साथ था। वहां लिंचिंग का शिकार तमाम ईसाई हो रहे हैं। कहीं भी आप मारपीट, अभी पिछले दिनों 2-3 महीने पहले आपने देखोगे काफी सारे वीडियोस उड़ीसा के आए हैं जी। तो वो सब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जो वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे आ रहे हैं। लेकिन मीडिया उनको उस प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाता? तो मीडिया का एक मतलब है कि अब जो बाकी राज्य हैं माइनस बीजेपी, जहां बीजेपी के अलावा जो वहां का कुछ दिखाओ। हाँ। अब अगर कोई खबर बनानी है तो खबर कहां की बनाओ? कर्नाटक की बनाओ, हिमाचल की बनाओ, झारखंड की बनाओ जी। अब खबर यहां की लाओ, बाकी जगह तो सब अच्छा है, सब चंगासी। हाँ, सब चंगासी। खबर हाँ घट जाए, लेकिन सवाल मत करिए अपनी तरफ से। आप देखें कि हिंदी के बड़े बड़े अखबार क्या छाप रहे हैं। वो एक आध खबर छापते हैं जी, जिसको नॉम चौमस्की कहते हैं कि ये विश्वसनीयता के लिए है, कि बीच बीच में पता चलता रहे कि हम जिंदा हैं। लेकिन उन्हीं अखबारों के आप संपादकीय पेज देखिए तो ये विडंबनापूर्ण स्थिति है कि दैनिक भास्कर वोट चोरी पर, जो अभी जिस वोट चोरी की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, विपक्ष बात कर रहे हैं, उस पर अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट वो छापते हैं। लेकिन वही दैनिक भास्कर पिछले 7 दिनों के अंतराल पर 2 संपादकीय, एक उनका वरिष्ठ पत्रकार लेखिका हैं शीला भट्ट, उनका लेख छापते हैं, और एक जो प्रोफेसर आपके ये संजय कुमार हैं चुनाव विश्लेषक, दोनों लोगों ने भारत के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी अखबार में संपादकीय पेज पर ये लिखा कि कहीं कोई समस्या ही नहीं है,
हाँ, तो अब अखबारों की ये पॉलिटिक्स है। कहने के लिए आपने दिखा भी दिया, और दरअसल आप जो दिखाना चाह रहे हैं नैरेटिव सेटिंग का शायद हिस्सा है। जबकि ये कैसे हो सकता है? जो अखबार अपने रिपोर्टर्स की इतनी शानदार अच्छी रिपोर्ट्स उन्होंने छापी, जी, हिंदी में और अंग्रेजी के मुकाबले भी सबसे अच्छी रिपोर्ट्स उनकी थी बिहार में, तो संपादकीय पेज पर उनका खंडन कैसे छाप सकते हैं? अपना ही विरोधाभास कैसे? अपना ही विरोधाभास। तो अब ऐसे मीडिया से हम क्या उम्मीद रखेंगे और कितनी उम्मीद रखेंगे? तो मैंने ये तय किया कि अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति हैं, संसाधनों का भी मतलब है, संसाधनों की आप स्थिति देख रहे हैं जी। और किताब के बाद तो एक मतलब एक अघोषित मुझ पर बैन है कि मुझे कहीं कोई काम नहीं मिल सकता है। मेरे लिए जो भी काम के संभावित रास्ते हैं वो सब बंद हैं। लेकिन मुझे लगा कि देश में जो कुछ घट रहा है उसको अपने ही तरीके से दर्ज करने का एक तरीका है कि हम जाएं, हम घूमें। तो मैं उड़ीसा गया, मैं उसके बाद जो है महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र में लगभग 12-13 दिन में रहा, और मैंने जब जगहों का चयन किया कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं उन्हीं जगहों का मैंने चयन किया जहाँ पर एक सांप्रदायिकता नए नए स्वरूप में आ रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र का मैंने चयन किया, और ख़ास तौर पर ये जो इलाका है वो साहू, फुले और अंबेडकर की विरासत का इलाका है, जहाँ पर बहुत अच्छा माहौल पहले रहा है। मैं आपको साहू जी महाराज जो वहाँ के राजा हुए हैं कोल्हापुर के, मतलब आप सोचिए कि 1910 से 20 के बीच के घटनाक्रम में वो आरक्षण की बात वहाँ कर रहे थे। उन्होंने एक चाय की दुकान, या बल्कि एक होटल जो है वो एक दलित व्यक्ति का होटल खुलवाया था कोल्हापुर में, और उसमें वो अपने लाव लश्कर के साथ चाय पीने और खाना खाने जाते थे, और जो जो रास्ते में मिल जाए सबको कहते थे चलो वहां। तो वो एक जगह की एक भूमि थी जहां पर कुछ अलग ही मिट्टी बनी हुई थी। वहां पर मैं ऐसी दरगाहों पर गया हूं जहां पर बिल्कुल ही एक अलग एटमॉस्फेयर है, और मुहर्रम के दिन गया था जहां पर एक दरगाह है, और दरगाह के बाहर जो है गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, आराम से लोग रह रहे हैं। लेकिन सर, पिछले कई दिनों से मैंने जो ट्रेंड देखा कि महाराष्ट्र को किसी ना किसी तरीके से हिंदुत्व की एक लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे मीरा रोड की घटनाएं हों जो लगातार हुई, शहर में और भी सांप्रदायिक घटनाएं लगातार टीवी पे भी हमने देखा और सोशल मीडिया पे ज्यादा कवरेज देखी। महाराष्ट्र के जो बीजेपी नेता हैं उनका एग्रेशन, मतलब वो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा और एग्रेशन क्या ही होगा, लेकिन अगली घटना में उससे भी ज्यादा एग्रेशन देखने को मिलता है। तो क्यों महाराष्ट्र क्यों? मैं बस इसी पर आ रहा था कि जो मैंने बताया कि मैं पूना, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, उदगीर, शोलापुर और अहमदनगर, इन जगहों पर मैं गया, और भी आसपास के इलाकों में। इसीलिए क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही हैं, और प्रत्यक्ष भी घट रही हैं, अप्रत्यक्ष भी घट रही हैं। अभी आज के इंडियन एक्सप्रेस में आपने खबर पढ़ी होगी कि जलगांव में सुलेमान नाम के एक 21 साल के नौजवान को पीट कर मार डाला गया। उसकी गलती केवल इतनी थी कि वो पुलिस में भर्ती होकर अपने जलगांव का, अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था, और फॉर्म भरने के लिए कैफे में बैठा हुआ था, और वहीं पर एक लड़की बैठी हुई थी जो कि जाहिर है हिंदू थी। जाहिर है इसलिए क्योंकि इसी वजह से इसको विवाद बनाया गया, और केवल इसलिए कि वो एक हिंदू लड़की से बात कर रहा था। उसको वहां से पीटते हुए परेड करके 15 किलोमीटर दूर उसके गांव ले जाया जाता है, और इतनी बुरी तरह पीटा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अखबार ने उसको मॉब लिंचिंग नहीं लिखा है, जबकि भीड़ के द्वारा पीटा गया है। बाकी सब लिखा है, लेकिन मॉब लिंचिंग नहीं लिखा है। अब अखबारों का एक ट्रेंड मैं आपको और बता दूं, जब कभी इन घटनाओं में, अलग प्रवृत्ति की घटनाओं में मरने वाला अगर हिंदू है
तो अखबार, खासतौर पर हिंदी अखबार, मॉब लिंचिंग लिखते हैं। लेकिन जो कि अगर मुसलमान है, जो कि ज्यादातर मुसलमान है, तो इस शब्द से वो परहेज करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लिखते नहीं है, लेकिन परहेज करते हैं। अब ये जो सुलेमान की कहानी आज छपी है, मैं महाराष्ट्र में ऐसे अनेक लोगों से मिला हूं। ऐसी ही घटनाएं हैं जैसी घटना आज घटी है, जो अखबार में छपी। कुछ नया नहीं मतलब एक कैफे है, एक कॉलेज का कैंटीन है, एक व्यक्ति से मिला, जो एक नौजवान से मिला जो इस घटना में किसी तरह बच गया, सांगली में जी। वो एक प्रोफेसर के साथ बैठे हुए हैं, कैंटीन में बात कर रहे हैं। बस ये है कि अगर लड़का मुस्लिम है और लड़की जो है वो हिंदू है, तो वो उनका मतलब है कि वो लव जिहाद है, और उसमें कोई बातचीत नहीं करनी है। जैसे ही उस लड़की को वो वहां से डरा धमका के भगा देंगे और फिर उसको पीटना शुरू कर देंगे। तो ये ट्रेंड है। जैसे 24 घंटे क्या महाराष्ट्र में निगरानी चल रही है, और ये निगरानी कौन कर रहा है? पूरे पश्चिमी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी अब तो ये जो संभाजी भिड़े नाम का व्यक्ति है, जो करीब 25-30 साल से काम कर रहा है, लगभग 80 साल से ऊपर उसकी उम्र है, वो उसने पूरे इलाके में एक बड़ी फौज बना ली है, बेरोजगार लोगों की अस्मिता के रक्षक बना लिए हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, धर्म योद्धा। और आपको जान के, मतलब आप तो जानते होंगे, आरएसएस के करीब कम से कम 150 संगठन हैं, कम से कम 150 संगठन, अलग अलग नाम से। जैसे ही एक नाम विवाद में आता है, नाम बदल जाता है, और सब के सब धर्म रक्षक हैं। महाराष्ट्र में स्टेटस लगाने पर विवाद हो रहा है। इतना विवाद की कल्पना से परे। मैं ऐसे बच्चों से मिला हूं जो 16-17 साल के हैं, और वो स्टेटस लगा लेते हैं। मान लीजिए किसी ने औरंगजेब का स्टेटस लगाया, और औरंगजेब का भी स्टेटस क्या लगाया, जो भारत एक खोज में श्याम बेनेगल ने दिखाया था, उसी को तो हम और आपने भी ट्विटर पे शेयर किया होगा। आप देखिएगा, मैंने तो खुद ही उसको ट्विटर पे शेयर किया था, जो श्याम बेनेगल साहब ने औरंगजेब और शिवाजी का डायलॉग दिखाया था। और उसके बगल में एक बच्चा शिकायत करता है, और लोग आ जाते हैं और उसको पीटते हुए ले जाते हैं। अब मुझे दो चीजों का अंतर यहां समझिए। जब आप इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाते हैं, इसका मतलब वो सब उसको देख रहे हैं जी। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस लगाते हैं, इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति का नंबर हमारे पास सेव है वही हमारा स्टेटस देखेगा ना जी। बिल्कुल। इसका मतलब हमारे दोस्त ही दुश्मन है, और यही सबसे खतरनाक बात। आप ये भी तो कह सकते हैं सर कि जो पेनिट्रेशन है आरएसएस का, या जो 1925 में ही उन्होंने एजेंडा ले डाउन किया था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज़ादी से पहले भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में सब ब्रितानियों से लड़ रहे थे, लेकिन आरएसएस की मुख्य लड़ाई मुस्लिमों से ही रही। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिशें जो हैं वो पेनिट्रेट कर गई हैं हमारे घर परिवारों के अंदर, हमारे दोस्तों के अंदर। बिल्कुल। तो आप देखें कि जैसे मैंने एक लड़के से बात की कि जो ये तुम्हारे घर पर आया बाकी लोगों को लेके, वो कौन था? उसने कहा वो मेरा दोस्त था। तो दोस्तों को दुश्मन बनाने का काम इन सारे संगठनों ने कर दिया है। दोस्तों को दुश्मन बनाने का काम आरएसएस ने कर दिया है। तो आप सोचिए कि एक बच्चा, और वो क्या कह के उसको ले गया शोलापुर में। वो कहता है कि शाम का वक्त हो रहा है, और वो लड़का जो मुस्लिम है वो कहता है कि अब तो इफ्तारी का वक्त हो रहा है। रमजान की घटना थी। तो उसने कहा कि आज इफ्तारी हमारी तरफ से। वो दोस्त है उसका, तो उसके माँ बाप उसको जाने नहीं देते कि अरे अब तो बात हो। वो कहता नहीं, आज हमारी तरफ से, हम दोस्तों की तरफ से इसके लिए रखा। और आधे घंटे बाद उनके माँ बाप को खबर मिलती है कि आपके बेटे को पीटा जा रहा है पुलिस चौकी के पास। 20 लोगों 25 लोगों की भीड़ उसको पीट रही है। जब वो जाते हैं, पता करते हैं क्या हुआ, पुलिस चौकी में जाते हैं, पता चला पुलिस वहीं खड़ी हुई है, और थानेदार वाला मोबाइल दिखा के कह रहा है कि आपके बेटे ने स्टेटस लगाया था। तो बेटे ने स्टेटस लगाया था, तो अब स्टेटस लगाया था तो एक तो इसमें गुनाह क्या है, और अगर गुनाह भी है, गलती भी है, तो ये तो पुलिस का काम है ना। आखिर किसने लाइसेंस दिया
और इनका कोई संगठन नहीं है। आरएसएस बहुत चतुराई से काम करता है। अब न ऐसे ऐसे नाम है, अभिनव भारत तो खैर पुराना उनका नाम है, लेकिन ऐसे मिलते जुलते सैकड़ों नाम है। और अब तो किसी नाम की भी जरूरत नहीं, जगह जगह जॉम्बी तैयार हो गए हैं, वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। राइट। मैं करीब सोचिए आप 20-25 नौजवानों से मिला हूं जिनको इसी तरह मारा गया है, और पुलिस उनके खिलाफ ही एफआईआर लिख ले रही है, जिनको मारा जा रहा है। मैं यहीं महाराष्ट्र में शोलापुर के पास ही एक ऐसे परिवार से मिला जिनकी कहानी बिल्कुल ही एकदम वेदना से दूर, तकलीफ से, निराशा से भर देती है। कि एक बच्चे से मैं मिलने गया, मुझे बताया गया कि इस बच्चे को भी इसके दोस्त ही बुलाने आए थे कि चलो बाहर चलते हैं। ये 16-17 साल का नौजवान है, इसने भी स्टेटस लगाया हुआ था। तो महाराष्ट्र में सोचिए, स्टेटस इस वक्त विवाद का सबसे बड़ा कारण वहां के इन हिंदुत्ववादी संगठनों ने बनाया है। और वो क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति एक स्टेटस लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको काउंटर करने के लिए लगा रहा है, और जिसका आपको पसंद नहीं आ रहा है उसको आप ले जा रहे हो उठा के, चल भाई। और इस कहानी में एक सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी कि जब उसको लोग ले गए तो थाने के पास ही उसको ले जाते हैं, उसको मारते पीटते हैं। फिर पुलिस आती है, पुलिस उसको थाने ले जाती है, घर वालों को बुलाती है और घर वालों से पैसे मांगती है छोड़ने के। अभी इसमें कहीं पर भी कानून नहीं आया है। उनके पास पैसे नहीं है, वो अपने बैल बेच देते हैं, 45,000 रुपए इकट्ठे करते हैं, तब जाके उनका बच्चा छूटता है। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका कैरियर सब तबाह है, केवल एक नाम की वजह से, एक रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से। तो इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान होना सबसे खतरनाक काम है। आपको कहीं भी कोई भी पकड़ के आपका कॉलर पकड़ सकता है। सर, आपने कहा कि ज़ॉम्बीज बनाए गए हैं जगह जगह, ओवरनाइट तो बनाए नहीं गए, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का गुण या अवगुण अपने अंदर भी मौजूद रहा होगा, इसीलिए समाज इस तरह का बन पाया। तो एकदम से बाढ़ क्यों आई है इस तरह की घटनाओं में? क्या केवल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? ये कह देना आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा अन्यायपूर्ण होगा? सांप्रदायिकता अलग अलग रूपों में इस देश में हमेशा से रही है, लेकिन आपने 2014 के पहले भी बीजेपी की सरकार रही है जी। 2014 के पहले क्या आपने अपने प्रधानमंत्री को कभी हेट स्पीच करते हुए इस तरह से देखा था? जो आपने सवाल किया ना कि एकाएक तो नहीं आई। अब इसके छोटे से क्रम पर चलते हैं। 2014 में चुनावी अभियान शुरू होता है, 2013 के अंत में जब जी नरेंद्र मोदी को तय हो जाता है कि चेहरा अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है और तय हो जाता है जी। उसके बाद जब पूरा कैंपेन चलता है तो याद कीजिए नारा क्या है। मैं कहता हूं नारा हिंद क्या है, उस समय क्या हिंदुस्तान में नारा है? अच्छे दिन आएंगे जी, अच्छे दिन आने वाले हैं जी, हम मोदी जी को लाने वाले हैं जी। गीत बज रहा है जी, संगीत बज रहा है, महिलाएं आनंद से जा रही हैं, चारों तरफ आनंद है। विकास की बात है जी। एक भ्रम की बात है, और उस भ्रम पर बड़े बड़े लोग आशना हो गए थे। मैं एक से एक लेखकों, एक से एक चिंतकों को आप देखिए जो आज मोदी विरोध के रूप में बोल रहे हैं जी। तो ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त है जिनको लगा था कि नहीं नहीं बिल्कुल विकास की एक नई कहानी आएगी। मैं एक मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर का जिक्र करना चाहूंगा, बहुत बड़े पदों पर रहे वो। उस समय हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मोदी सब कुछ बदल देंगे। तो मैंने कहा कि आप तो इतने सीनियर आदमी हैं, आपने 2002 भी देखा, आपने सब देखा, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं सब बदल जाएगा।
ये वो लोग बता रहा हूं जो मतलब वरिष्ठ आदमी को, बूढ़े आदमी को आप सब जान रहे थे, तो सब विकास के झांसे में आए। नारा विकास था, अच्छी बात है, विकास हो ना, विकास का नारा कोई खराब चीज तो है नहीं विकास, अल्टीमेट गोल तो यही होना लेकिन चाहिए। आप जरा देखिए 2014 में विकास का नारा आता है, उसी के बाद ये जो गौ हत्याएं हैं वो बढ़ जाती हैं अचानक से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक टिप्पणी भी आती है उसी दौरान, याद कीजिए, जो कहते हैं कि गली चौराहों पर ये सब हो रहा है, बंद होना चाहिए। हाँ जी। ये किताब में दर्ज है कि मोदी ने ये कहा था जी। लेकिन फिर 2019 आ जाता है, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आता है 17 में जी। और अचानक से 14 का जो विकास था 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में आके वो शमशान पर केंद्रित हो जाता है, याद है जी। तो कैसे बदला जा रहा है। धार्मिक पहचान पर प्रधानमंत्री भाषण करने लगते हैं। सांप्रदायिकता को सत्ता के लिए टूल बनाते हमने पहले भी देखा था, लेकिन प्रधानमंत्री बनकर इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति आपने इसके पहले कब देखा था। 14 वर्ष का समय बहुत बहुत होता है। जो व्यक्ति 12-13 वर्ष में, 14 वर्ष में उस समय भाषण सुन रहा था जी, वो व्यक्ति आज 25 साल का हो चुका है, और जो 25 साल के रहे होंगे वो बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं। ठीक बात है। तो वहां से एक लंबी रैलियां हैं, फिर देखिए, और तब तक आप कितना योगी को जान रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन 2017 में योगी भी, 2017 में सत्ता में योगी भी आ जाते हैं, और जैसे सांप्रदायिकता के डबल एक बड़ा डोज के साथ आ जाते हैं, और उसके बाद ये बढ़ता ही जाता है। तो आप लोगों की उम्र भी देखिए, और आप देखिए कि इसके बाद बेरोजगारी की एक लंबी श्रृंखला है। तो बेरोजगार लोगों को क्या चाहिए, उलझाने के लिए कुछ तो चाहिए। रात दिन बहस वही चल रही है कि मैं हिंदू ही बेहतर है, हिंदू ही चाहिए। और इसी के बीच बीच में कितने नोटबंदी कितना बड़ा एक तरीके से कहें कि कितना बड़ा एक मायाजाल था जिसने लोगों के दिमाग में बदल दिया। भारत की स्थिति कुछ ऐसी है कि एक टर्म है स्टॉकहोम सिंड्रोम, उसके साथ हम बातचीत को फिर आगे की तरफ ले जाएंगे। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब होता है जिसने आपको कैद किया हो, आपको उससे प्यार हो जाए। ठीक बात है। भारत में स्टॉकहोम सिंड्रोम है। हमारी चेतना, हमारा रोजगार, हमारी रोटी, हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य सब खत्म हो रहा है। आज आपने रिपोर्ट पढ़ी, दिल्ली का जो सबसे बड़ा अस्पताल है लोकनायक हॉस्पिटल, उसमें जो 15 वेंटिलेटर हैं या 15 या जितने भी वेंटिलेटर हैं उसमें से केवल एक ही काम कर रहा है। आज के अखबार में खबर है। ये हमारी हकीकत है, लेकिन ये सब हमको याद नहीं रहता है। फिजूल की बातें हैं, सब फिजूल की बातें हैं। चुनाव आते आते एक ही नारा आपको दिमाग में बदल दिया जाता है। तो जो आपने कहा कि ये अचानक कैसे आया, ये 11 साल में सप्लाई कहां से हो रही है? अगर सामान्य मौसम में नदी बह रही है तो भाई नदी बह रही है, आती जाती है, बरसाती नदी उफन जाती है। लेकिन आप बांध में पानी इकट्ठा करके जब छोड़ देंगे तो फिर तो तबाही आएगी, बाढ़ है, तबाही। भारत में वो सांप्रदायिकता का एक बांध बनाया गया है, और महाराष्ट्र की दशा, उड़ीसा की दशा बहुत खतरनाक है। अभी मैं गुजरात भी गया था। गुजरात में मैं सर एक सवाल मैं आपको बांधना चाहूँगा, क्योंकि जब आपसे बातचीत हो रही थी, दर्शकों को बता दूं कि ऑफ द कैमरा इसे रिकॉर्ड करने से पहले, तब आपने एक चीज़ मुझे बोली कि गुजरात में मुसलमानों की दशा ज़्यादा खराब नहीं है, बल्कि उनसे ज़्यादा खराब दलितों की स्थिति है गुजरात के अंदर। तो ये कैसे आपने, मैं इसको थोड़ा और बात को कह दूं। इस बात को ऐसे कहना चाहिए हमको कि वहाँ जो मुसलमानों की दशा खराब है वो तो सब जानते हैं, वो हमारे सामने है, जो यूनिवर्सल है, वो यूनिवर्सल है, वो खराब है, वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं।
गुजरात में भी है, पूरे देश में ही है, लेकिन गुजरात में तो एकदम बिल्कुल है, खास तौर पर। लेकिन उतनी ही खराब दशा दलितों की है, जिसकी चर्चा ही नहीं होती। क्योंकि वहां जो दलितों का जो इंप्रूवमेंट हुआ है, तो दलित वहां अब इस स्थिति में है कि आपका मुकाबला कर पाए, काउंटर, तो इसलिए उन पर दबाव, उन पर हमले बढ़ रहे हैं। जैसे जिग्नेश मेवानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुजरात में जी, तो वो जब काम अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब विरोध होगा ना जी, तो एक लीडरशिप मिल रही है कि भाई, और दूसरा शिक्षा की वजह से बहुत सारी बड़ी संख्या में, जहां जितना मैं देख पाया, जो ये प्राइमरी टीचर्स हैं, जो स्कूलों में एजुकेशन है, उन सब में दलितों की हिस्सेदारी बढ़ी है गुजरात के अंदर, क्योंकि वो दलित पढ़ रहे हैं और उसमें सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं। और जो आम गुजराती है उसकी रुचि उसमें नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें ज्यादा तरक्की नहीं है। तो गुजराती ज्यादातर एंटरप्रेन्योर हैं या किसी ना किसी उद्योग में हैं, उद्यम में हैं। दलितों के पास वो मौके नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी जो जॉब हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन में है, जो प्राइमरी टीचर हैं, वहां पर उनमें जो है जाया जाए। तो बड़ी संख्या में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है, और जब ये हिस्सेदारी बढ़ेगी तो जो ग्रामीण व्यवस्था है वहां से लोग निकल जाएंगे ना। वहां कामगार, उनको सस्ते कामगार नहीं मिलेंगे, मजदूर नहीं मिलेंगे। तो मजदूर नहीं मिलेंगे तो आप देखिए गुजरात में आए दिन उस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जिसको आप कहते हैं कि बारात निकलने पर हंगामा हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? वो तो मॉडल स्टेट है। अगर एक दलित घोड़ी पर बारात लेकर जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन गुजरात में खबरें आ रही हैं, पिटाई हो रही है। कुछ ऐसा कहा जा सकता है सर कि 2002 में अपने रिलीजियस तौर पर यह बता दिया कि वे मुसलमानों तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, और शायद अब दलितों को यही मैसेज देने की कोशिश गुजरात में हो रही है बहुत ज्यादा। और ये स्ट्रगल को और ज्यादा, मतलब इसको, चूंकि बीजेपी वहां लंबे समय से सत्ता में है, सिस्टम पर हर तरीके से कब्जा है, मीडिया चीजों को दिखाता नहीं है, तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये आप देखिए कि कैसे आरएसएस का विचार काम करता है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं। कुछ दिन पहले वहां होर्डिंग लगे थे, शायद आपने भी देखे हो। लड़कियों को सलाह दी गई थी कि देर रात को ना निकलें, अगर देर रात को वो बाहर जाएंगी तो फिर गैंग रेप से बच पाना मुश्किल है। मतलब गुजराती में होर्डिंग थे, उनका ये भाव था। कैसे नगर निगम ये होर्डिंग लगा देगा? क्योंकि हर जगह जो आरएसएस की सोच है, जो केवल यूनिवर्सिटीज में नहीं है, वो एक समाज में ये सारी सोच जा रही है। जो ये जो मैं बात आपसे कहता हूं कि जो ये मनुस्मृति है, ये ड्राइविंग फोर्स बन रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का ड्राइविंग फोर्स बन रहा है। आपको अहमदाबाद के बारे में हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए। अहमदाबाद और गुजरात में एक अशांत धारा करके एक प्रावधान बनाया गया है। अशांत धारा कैसे? तो अशांत धारा में यह है कि जब आपको किसी भी इलाके में जब आपको घर लेना है, तो अगर आपको पहले कलेक्टर से मंजूरी लेनी पड़ती है जी। तो कलेक्टर से मंजूरी लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ तो आपको नहीं पता है, आपको दिल्ली में घर लेना है, मध्य प्रदेश में कहीं भी लेना है, लेकिन गुजरात में इसका मतलब ये है कि अगर मैं और आप दोनों एक दूसरे को घर पे हम क्रय विक्रय कर रहे हैं तो भी हमको कलेक्टर ऑफिस में जाके जानकारी देनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन वो काम ऐसे ही हो जाता है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति उसमें मुस्लिम है तो भारी समस्या आ जाती है। फिर उसमें उस सोसाइटी के लोगों की परमिशन चाहिए। मतलब अगर मैं मुस्लिम हूं और हिंदू बहुल सोसाइटी में घर लेना चाहता हूं तो मैं नहीं ले सकता हूं। ये घटना गुड़गांव में भी हुई थी जहां मुसलमान, लेकिन ऐसा प्रावधान है, लिखित प्रावधान है। हाँ, अशांत धारा बन गई है तो उसमें सहमति के नाम पर ये रुक ही जाएगा, अटक जाएगा। ये तो बहिष्कार को लेजिटिमाइज करने एक तरीके से। अभी इस पर न्यूज लॉन्ड्री ने काफी इन पर रिपोर्ट्स की हैं अलग अलग इलाकों में। तो मैं तो कई लोगों से मिला, और सबसे खतरनाक बात ये नहीं है, सबसे खतरनाक बात है लोगों का इसका स्वीकार कर लेना। मैं कई अपार्टमेंट्स में गया, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, और मैंने पूछा कि यहाँ कितने मुसलमान रहते हैं। तो वो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और कथित रूप से समृद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो कहते हैं नहीं ये तो ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है। तो एक विभाजन हो रहा है।
ये हिंदुओं की बस्ती, ये मुसलमानों की बस्ती। कहाँ लेके जाएगा सर ये विभाजन? पता नहीं, लेकिन ये सब कुछ बहुत 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 डरावना है। इसलिए इस वक्त हमको जरूरत है एक इंक्लूसिव राजनीति की। राजनीति का काम ही असल में इंक्लूसिव होना है। राजनीति का काम ही लोगों का हाथ पकड़ना है। राजनीति इसीलिए कि हाथ पकड़ेगी, राजनीति का काम हाथ छुड़ा लेना नहीं है। आज महाराष्ट्र में जो हम एक खबर आज जो हम बात कर रहे हैं छपी है, ऐसी कितनी खबरें मेरी डायरी में दर्ज है जिनको कहीं कोई मिलता ही नहीं छापने वाला। मेरी कई अखबार के लोगों से बात हुई जो मुझे इस यात्रा में मिले, जो दिल्ली के अखबारों के लिए काम करते हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि वहां लिंचिंग जैसी घटनाएं घट रही हैं। तो उनके भीतर ये विचार कहां से जा रहा है? ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के लोगों के बैक ऑफ द माइंड, दिमाग के मैं कहूँगा कि हमारे जो अवचेतन मन में है या मस्तिष्क में मनुस्मृति बहुत जकड़ी हुई, मतलब मनुस्मृति ने जकड़ रखा है, कैद किया हुआ है। इसलिए संविधान की बात, मूल्यों की बात करनी बहुत जरूरी है। इस वक्त पूरे भारत में जैसे सारी की सारी रूढ़िवादिता चली आ रही है, हर जगह पर एक रूढ़ी एकदम दौड़ रही है, वो एक नॉर्म बन गई है। ऐसा लगता है कि रफ्तार बहुत ज्यादा है देश की, लेकिन वो उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है। उल्टे डायरेक्शन में, और ये सब बढ़ाया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। आप देखें ना, हर जगह पर बात कैसी बातें होती हैं। आज एक बात, सारे के मंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं। गोबर से बताइए क्या क्या बनाने की बातें हो रही हैं। नॉन साइंटिफिक टेम्पर। हमने दिल्ली के प्रिंसिपल को स्कूल में गोबर लीपते हुए देखा। वो एक प्रतिनिधि है कि स्कूल में है, असल में वो चेतना पर गोबर लीप दिया गया है। तो चेतना पर जब गोबर है तो उससे जो खाद बनेगी उससे क्या निकलेगा? हर किसी के मन में अगर केवल ये विभाजन ही है तो ये बहुत बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है दर्शकों को पता होगा और ना भी पता हो तो जाने कि जब संविधान लागू हुआ था तो आरएसएस ने उसकी मुखालफत की थी जी। और आरएसएस ने कहा था कि इस देश का संविधान कुछ हो सकता है तो ये मनुस्मृति हो सकता है। और हम जब भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो हमने महिला मंत्रियों के मुंह से भी सुना, महिला नेत्रियों के मुंह से भी सुना कि औरतें बाहर निकलती ही क्यों हैं, औरतें छोटे कपड़े पहनती ही क्यों हैं। इसी तरह की बात जब आप सो कॉल्ड तथाकथित छोटी जातियों के बारे में कोई बात होती है तब इसी तरह का जो कंजर्वेटिव सोच है वो दिखता है समाज के अंदर जाहिर तौर पर। तो शायद मनुस्मृति जिसको आरएसएस संविधान से ऊपर मानता था वो हमारे दिमागों में ठूंस दी गई है और सबकॉन्शियस माइंड में वो लगातार डाली जा रही है, जो व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए भी, इंस्टाग्राम की कहानियों के जरिए भी और लगातार मैसेजेस के जरिए। मैं अब दर्शकों के लिए बता दूं कि पिछले कुछ दिनों किस तरह से हमारी वैज्ञानिक चेतना पर हमला हुआ है। गाय के गोबर व मूत्र से कैंसर का उपचार हो सकता है, ये दवाइयों से अधिक प्रभावी है। ये शंकर भाई बेगड़ गुजरात से भाजपा सांसद हैं, राज्यसभा में ऐसा उन्होंने कहा था। गोबर से परमाणु रोधी बंकर बनाए जा सकते हैं और गौमूत्र से कैंसर का उपचार हो सकता है। इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ नेता हैं। हमने शोध किया है, गाय के मूत्र से कैंसर और अन्य रोगों का उपचार संभव है। रामदेव। योग से स्वाइन फ्लू का उपचार हो सकता है। रामदेव। गौमूत्र से कैंसर का उपचार संभव है, गोबर से भी बड़ा उपयोगी है। गुजरात जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के जैव तकनीक वैज्ञानिकों का दल कह रहा है। मैं इसलिए ये इन विचारों को यहाँ लेकर के आया क्योंकि आप जरा देखें कि जब रामदेव को और उनके जो एक अनन्य सहयोगी हैं, जब ये बीमार पड़ते हैं तो इनको अस्पतालों में, एम्स में लाया जाता है। जो आपके दक्षिण भारत के आपके सबसे बड़े गुरु कहे जाते हैं जग्गी वासुदेवन, जब उनकी तबीयत खराब होती है तो तबीयत खराब होने के पहले वो क्या बोल रहे होते हैं जी। और आप देखें कि यहाँ गुड़गांव के बड़े अस्पताल में आकर उनका इलाज किया जाता है जी। तो ये जो आरएसएस का जो मूल है वो मूल में ही माया है, छद्म है, भ्रम है। कहो कुछ करो कुछ, लोगों को उलझाए रखो। तो ये लोगों के पास
रोटी नहीं है, रोजी नहीं है, तो उनको और उलझा दो आप, तो इसी में उलझे रहते हैं, गाय गोबर में ही उलझे रहेंगे। भारत की जनता जिस दिन ये सवाल करना शुरू कर देगी कि बीजेपी नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, किस तरह से एजुकेशन लेते हैं, सारे सवालों के उत्तर उसको मिल जाएंगे जी। लेकिन इसके लिए उसको अपना विवेक जगाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। आप अपना वोट किसी को भी दीजिए लेकिन विवेक गिरवी मत रखिए। ठीक बात है, क्योंकि विवेक गिरवी रखती है तो गुलामी की तरफ आप बढ़ने लगते हैं, और जब सारी संस्थाएं बल्कि सरकार इस तरफ कोशिश करती दिखे तो विवेक जागृत रखने की जरूरत और ज्यादा बढ़ जाती है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है, हमारा संविधान भी करता है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बार बार साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात करते थे, लेकिन जैसा कि सर ने इंस्टेंसेस बताए और बयान बताए, जो मौजूदा सरकार है वो हर वो कोशिश कर रही है जिससे अवैज्ञानिकता फैल सके, फल सके। सर मेरे हिसाब से मैं करेक्ट बात कर रहा हूं, क्योंकि जब अवैज्ञानिकता फैलेगी तो आपके मन से तार्किकता खत्म होगी, जाहिर सी बात है, और आप सवाल पूछना बंद कर देंगे। आप सवाल पूछना बंद कर देंगे, उन्हें जवाब नहीं देना होगा, लोकतंत्र बचेगा कहां, आपका तंत्र बचेगा कहां, और आपका तंत्र बच भी गया तो उसमें आप कहां होंगे ये आपको देखना है। सो जरूरी है कि हम सब लोग जिस भी पेशे में हों, जिस भी स्थान पर बैठे हों, साइंटिफिक टेम्पर की वकालत करें, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने की कोशिश करें। और जब कोई कहे कि अगर आपको पुत्र नहीं हो रहा है तो गाय को गेहूं खिलाइए, वो गोबर करे, उस गेहूं को निकालिए, उसको धोइए और उसको पीस कर आटे से बनी रोटी खाइए, तो आपको पुत्र रत्न की या पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी, तो उस पर हंसिए, उस रील को शेयर मत करिए। ये आपको और समाज को खोखला करने की कोशिश है। दयाशंकर जी, आपने बहुत, मुझे लगता है जो सबसे जरूरी बात है उन विषयों पर हमने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये चर्चा सुनी, कैसी लगी ये चर्चा आप जरूर बताएं। और दयाशंकर सर की जो यात्राएं चल रही हैं, इन यात्राओं के बाद, क्योंकि हमने बात शो में भी की कि डॉक्यूमेंटेशन हो नहीं रहा है, खबरें होती हैं, घटती हैं, लेकिन कोई दर्ज नहीं करता है। और दयाशंकर सर ने इतनी जबरदस्त डॉक्यूमेंटेशन 11 सालों की जिसमें उन्होंने सांप्रदायिकता की बात हो, तानाशाही हो या दुष्प्रचार हो, और उसके खिलाफ जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है राहुल गांधी, उसके संघर्ष को दर्ज किया। उसी तरीके से मॉब लिंचिंग हम सब कभी ना कभी तो आप सब ने भी सुना ही होगा, अब उन घटनाओं को दर्ज कर रहे हैं। जल्द ही ये किताब आए। सर कब तक आएगी ये बता दीजिए। अभी तो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले करीब 5-6 महीनों में काम पूरा हो जाएगा। तो उस किताब के आने से पहले और किताब के आने के बाद दोबारा सर से बात करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश दोबारा यही कि साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो लिखकर भेज दीजिए। धन्यवाद।